हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माय नेम इज़ बिलाल खान और टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट IAS 16 with reference to FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 पेपर, योर स्किल्स पेपर। तो आज हम IAS 16 टेंजिबल एसेट्स को कवर करेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर। और हम देखेंगे बेसिकली स्टार्ट IAS 16 स्टार्ट कहाँ से होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IAS है फ्रॉम FR पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम इसको डीपली समझेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, तो आपने इसके लेक्चर्स को कॉन्टिन्यूसली सारे एक साथ देखने हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम IAS 16 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसको इस तरह से हम पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कवर करेंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो प्रिपरेशन के अंदर भी और कॉस्ट सेविंग के लिए भी। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। तो इसलिए हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट 100% रख रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दें। जिन फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है, जो F7 पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, उनसे शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आए शुरू करते हैं। तो IAS 16 जो होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्टैंडर्ड है। अगर आपने इससे पहले F3 पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर भी आपने इसका थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा। तो IAS 16 टेंजिबल एसेट्स, IAS 16 टेंजिबल एसेट्स को पढ़ने से पहले एसेट की डेफिनेशन हमें जरूर पता होनी चाहिए। क्योंकि टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट हो, दोनों एसेट होते हैं। तो एसेट की जो डेफिनेशन हमें स्टैंडर्ड बताता है वो ये है कि एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी or a business as a result of past event, and it is probable that the future economic benefit, एक just economic benefit associated with the asset will flow to the entity। यानी कि एसेट रिसोर्स है एंटिटी का, बिजनेस का, और वो उसे कंट्रोल करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। यानी कि उसने कभी उसको परचेज किया होगा, पास्ट इवेंट पास्ट के अंदर उसने कभी उसको परचेज किया होगा, और फिर वो उसको यूज करेगा। क्योंकि IAS 16 में हमारी इंटेंशन यूज की होती है, और वो उसको यूज करेगा और इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा। तो एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी और अ बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एंड इट इज प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब नॉर्मली होता है 50% से ज्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा उसको यूज करके। तो अगर किसी ने एसेट परचेज किया है और लाके खड़ा कर दिया है, उसको यूज नहीं कर रहा, तो वो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं कर रहा। जब वो उसको यूज करना शुरू करेगा, तभी वो उसको IAS 16 में क्लासिफाई कर सकता है, तभी वो उसका बेनिफिट ले सकता है, और तभी वो एसेट को रिकॉर्ड कर सकता है एज पर IAS 16। तो बिल्कुल, that the economic benefit associated with the asset will flow to the entity. So this is the definition of asset। अब एसेट को मल्टीपल क्लासिफिकेशन में किया जा सकता है। मल्टीपल तो नहीं कहेंगे, दो तीन क्लासिफिकेशन में करा जा सकता है। जैसे कि एसेट को हम करंट और नॉन करंट में भी करते हैं। नॉन करंट में जैसे कि कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, यानी 12 मंथ से ज्यादा होती है। ठीक है। और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ यानी कि ड्यूरेशन 1 साल से 12 मंथ से कम होता है। तो जो जिनका ज्यादा होता है 12 मंथ से, उनको नॉन करंट एसेट कहते हैं, ऐसा ही है। और जिनका 12 मंथ से कम होता है, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स, जो कि हम यहाँ पर IAS 16 में हम बेसिकली नॉन करंट एसेट्स को कवर कर रहे होते हैं, करंट एसेट्स को कवर नहीं कर रहे होते। तो नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, कार, वैन। इनकी नॉर्मली अगर आप देखें, गाड़ी भी आप लेते हैं तो 1 साल से ज्यादा चलेगी चलेगी। ठीक है। प्रॉपर्टी लेते हैं, उसकी तो और ज्यादा होती है नॉर्मली। जो प्रॉपर्टी होती, जो लीज प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लीज प्रॉपर्टी होती है, उसकी 99 ईयर्स ऑफ लीज टर्म होती है नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो भी 1 साल से ज्यादा उसकी लाइफ होती है। बिल्डिंग हो गई, उसकी भी 1 साल से ज्यादा हो गई, कार हो गई, वैन हो गई, एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी, प्लांट प्लांट हो गया कोई, उसकी भी नॉर्मली 1 साल से ज्यादा होती है। करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स की नॉर्मली समझा जाता है कि 1 साल से कम है। क्यों? ये रिसीवर्स हो गए, नॉर्मली 1 साल से कम में रिकवर हो जाते हैं। हम इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, रिसीवर्स क्या होते हैं, बैंक क्या होते हैं। बैंक भी नॉर्मली रनिंग में होता है, कैश आप उससे निकालते रहते हैं, 1 साल से कम उसकी लाइफ होती है। इन्वेंट्री हो गई, नॉर्मली जो है वो यूज हो रही होती है। नॉर्मली सेल परचेज के थ्रू इन्वेंट्री कम और ज्यादा हो रही होती है, तो इसलिए उसकी भी लाइफ 1 साल से कम होती है। तो हम उसको भी क्लासिफाई किसमें कर रहे होते हैं? करंट एसेट्स के अंदर।
अब एसेट्स को एक और तरीके से भी, जैसे कि मैंने बोला कि हम IA-16 में टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को हम कवर कर रहे होते हैं, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल में भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम टेंजिबल और इंटेंजिबल में करें कि तो टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, आए ये एक आपको चार्ट सा जो बना हुआ है, पिक्चर सी आपको दिख रही है, ये आपको समझा देगी बहुत इजीली। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं, दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे कि एक कार है, एक बिल्डिंग है, एक प्रॉपर्टी है, एक प्लांट है या इक्विपमेंट है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद होती है। वैसे भी टेंजिबिलिटी और इनटेंजिबिलिटी को डिसाइड करने का तरीका ये होता है कि वो हम उसका बेनिफिट किस फॉर्म के अंदर ले रहे हैं। तो अगर हम गाड़ी की बात करें तो हम उसका बेनिफिट किस फॉर्म में लेते हैं, टेंजिबिलिटी की फॉर्म में। गाड़ी होगी तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, वरना नहीं उठा सकते। और अगर हम इस तरह से एक और चीज की बात करें, एक और चीज की बात करेंगे जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये गेम्स हो गई, कंप्यूटर गेम्स जो आपने नॉर्मली हर किसी ने खेली हुई होती हैं, कंप्यूटर गेम्स हो गई या एग्जैक्ट कोई भी गेम्स हो गई, वो इनटेंजिबल होती हैं, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। यानी कि आप उससे जो भी इंटरटेनमेंट लेते हैं या उससे बेनिफिट लेते हैं, वो इनटेंजिबल फॉर्म में ले रहे होते हैं। वो आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, फिजिकली आप उसको फिजिकली उसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी का जो बेनिफिट है उसके हिसाब से हम देख रहे होते हैं कि टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड, ठीक है, इनको हम डेप्रिशिएट करते हैं, पता होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। इस तरह इंटेंजिबल एसेट्स को हम अमोर्टाइज करते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन सा स्टैंडर्ड देखता है, IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, सही है। तो इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हैं, इजियर टू लिक्विडेट ड्यू टू देयर फिजिकल प्रेजेंस। गाड़ी है, जाके बेच सकते हैं इजिकली, इन कैश करा सकते हैं, ये मतलब है लिक्विडिटी का, सही है। नॉट दैट इजी टू लिक्विडेट एंड सेल इन द मार्केट, जरूरी नहीं है कि हम इंटेंजिबल कोई चीज की इजीली वैल्यू निकाल सकें। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, हम उसकी वैल्यू लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें उसकी उसको लिक्विड यानी लिक्विड कैश के फॉर्म में लाने में थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कॉस्ट कैन बी इजीली डिटरमाइंड, फिजिकल एसेट से गाड़ी है सिमिलर, आप गाड़ी जाके मार्केट से देख सकते हैं। कॉस्ट इज मच हार्डर टू डिटरमाइन, या मतलब इस तरह से है कि कॉस्ट शायद उसको आपको मुश्किल लगे, लेकिन अगर कोई कॉमन इंटेंजिबल एसेट तो शायद उधर आपको इतना टाइम ना लगे। लेकिन नॉर्मली सॉफ्टवेयर या इस तरह की जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल हो गई खास तौर पे, गुडविल बहुत बड़ा, मतलब गुडविल इज द नेम ऑफ द बिजनेस, उसकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि उसके वैल्यू की। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं शेल की, शेल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन उस ब्रांड के साथ साथ उसकी एक वैल्यू होगी जो कि उसकी सारे जो मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो भी उसके हैं वो होगी चीजें उसके अंदर। लेकिन एक चीज होगी गुडविल, जो कि उसका नाम है, जो उसकी एक रेपुटेशन है जिसे आप कह सकते हैं, दैट इज बेसिकली गुडविल, वो भी होगी। तो आपने आप किस तरीके से उसके नाम की वैल्यू निकालें, ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड काम है गुडविल को कैलकुलेट करना, ठीक है। देन एग्जाम्पल इसने लिखी है, व्हीकल प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट्स, और एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर लोगो पेटेंट एग्जैक्ट, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स की हम डिटेल में नहीं जा रहे, क्या होता है ये हम IA-38 में पढ़ेंगे। एरियाज जो हम IA-16 में हम कवर करेंगे वो क्या है, स्कोप, रिकग्निशन क्राइटेरिया, इनिशियल रिकग्निशन, परचेज और इंटरनली डेवलप, क्या है, परचेज को कैसे करते हैं और इंटरनली डेवलप को कैसे करते हैं, क्योंकि हम परचेज भी कर सकते हैं टेंजिबल एसेट्स को और खुद भी बना सकते हैं। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवैल्यूएशन स्पेशली। वैसे भी प्रैक्टिकली काफी मुश्किल जो है प्रोसेस होता है इसका, इसके अलावा पढ़ने में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हम आपको इतना आसान करके पढ़ाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको मतलब ऐसा हो जाएगा रिवैल्यूएशन के आपके लिए शायद सबसे इजीएस्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। तो रिवैल्यूएशन, देन ओवरहॉलिंग, व्हाट इज ओवरहॉलिंग वी विल डिस्कस इन लेटर इन आवर वीडियोस। देन कॉम्प्लेक्स एसेट्स, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एसेट्स, minimum number of assets in a single contract, or you can say in a single asset there are there could be a मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक एसेट हो उसके अंदर मल्टीपल एसेट्स हो इन्वॉल्व हो, जो जो कि उस एक एसेट को बना रहे हो, तो वो कॉम्प्लेक्स एसेट कहलाता है। वो क्या होता है वी विल डिस्कस लेटर इन आवर वीडियोस, लाइक आई सेड। देन डी रिकग्निशन, एसेट को हम निकाल रहे हैं तो कैसे होगा, तो पहले एसेट आएगा, फिर ये सारी चीजें पूरी होंगी, देन वो जा रहा होगा। वो किसी भी तरीके से जा रहा हो सकता है, चाहे वो
हम उसको सेल कर रहे हो, चाहे वो फुली डेप्रिशिएट हो चुका हो या फिर वो लॉस्ट हो गया हो, तो उसके मतलब मल्टीपल वेज हो सकते हैं कि वो किस तरीके से हमारी बुक से जा रहा है। ठीक है जी, तो स्कोप हम देख लेते हैं। स्कोप में देखें, अब स्कोप में जैसे मैंने बोला कि IAS 16 में हमारी इंटेंशन टू यूज होती है। हम टेंजिबल एसेट को जब लाते हैं तो हमारी इंटेंशन ये होती है कि हम उसको यूज करेंगे और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेंगे, जैसे कि डेफिनेशन के अंदर भी था। सही है जी। तो IAS 16 में जब भी एसेट आएगा इंटेंशन टू यूज होगी। IAS 38 में जब हम जा रहे होते हैं इंटेंशन टू यूज ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट होता है। IFRS 5 जो कि एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, वो भी अगेन एसेट्स के ऊपर ही है, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर है। उधर हमारी इंटेंशन टू सेल होती है, बेचने की नियत होती है। बेचने की, एसेट को बेचने की, यूज करने के बाद हम जब उसको बेचने जा रहे हैं तो वो नियत होती है। ठीक है, तो ये भी है एक स्टैंडर्ड है। और जब IS2 में आते हैं यहाँ पर भी, ये क्योंकि IS2 क्या, इन्वेंट्री, इधर क्या होता है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, IFRS 5। और इधर क्या होता है, IS2, इधर भी इंटेंशन सेल की। तो आप बोलेंगे इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि भाई यहाँ पर हम एसेट को यूज करके बेचते हैं, यहाँ पर हम एसेट को, हमारा मतलब बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, हम यूज कर रहे हैं और उसको हमें बेचना है, यूज करने के बाद बेचना है तो इधर जाएंगे। लेकिन हमारा गाड़ियों का बिजनेस है तो वहां पे हमारी गाड़ियां जो हैं वो इन्वेंट्री बन जाएंगी, तो वो हम फिर IS2 के अंदर जाएंगे। इंटेंशन टू सेल अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, हमारा बिजनेस है गाड़ियां बेचने का, तो हम IS2 में जाएंगे क्योंकि हमारी अब जो गाड़ियां हैं वो इन्वेंट्री हैं, वो हम यूज करके नहीं बेच रहे, बल्कि हमारा बिजनेस ही गाड़ियां बेचने का है। ठीक है। IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी टेंजिबल एसेट्स को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जितनी भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इधर कवर होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया नीचे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कोई तरीकेकार होगा। एसेट आया, ये सारी चीजें हमने देख ली, टेंजेबल था, इंटेंजेबल था, सब कुछ देख लिया। अब कोई क्राइटेरिया होगा रिकॉर्ड करने के लिए। क्राइटेरिया क्या है कि कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। एसेट की कॉस्ट, चाहे आप खुद बनाएं चाहे आपने खरीदा हो, दोनों आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर पता होंगी तो ही तो एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। किस कॉस्ट से रिकॉर्ड करोगे? डबल एंट्री, एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट, कैसे करोगे? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द कंपनी और एंटिटी। सही है, ये वही चीज है जो ऊपर हमने डेफिनेशन में कवर की थी। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया ये है, ये दो रिकग्निशन क्राइटेरिया जब कंप्लीट होते हैं तो आपका एसेट रिकॉर्ड होता है, अदरवाइज आपका एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा। और जब ये क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं तो हम एसिड को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एसिड डेबिट बैंक क्रेडिट, और यू कैन से पेबल क्रेडिट एज वेल। तो अगर आपने पेमेंट नहीं की एसिड की तो आप पेबल रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी बुक करेंगे, अदरवाइज आप एसिड को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एन इंटेंजिबल एसिड स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू यूज अ टेंजिबल एसिड विल बी अकाउंटेड और कैपिटलाइज्ड फॉर अंडर I16। क्या मतलब हुआ? कोई ऐसा इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट नहीं, कोई ऐसा इनटेंजिबल एसेट जो कि जरूरी है टेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए, यूज करने के लिए, तो हम उसमें जो इंटेंजिबल एसेट होगा ना वो टेंजिबल एसेट के साथ रिकॉर्ड करेंगे एज पर I16। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए। लैपटॉप्स के अंदर, लैपटॉप को हम जब यूज कर रहे होते हैं तो हमें उसमें एक विंडोज भी चाहिए होती है। फिजिकल लैपटॉप अगर हम डायरेक्टली खोलेंगे, उसमें अगर विंडो नहीं है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, हमारे लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो जब हम उसमें विंडो रिकॉर्ड सॉरी इंस्टॉल करेंगे, तो विंडो इज योर सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज योर इंटेंजिबल एसेट। तो IS16 यानी कि जो लैपटॉप था टेंजिबल एसेट था, जो विंडो थी वो इंटेंजिबल एसेट थी। तो वो जो आपका इंटेंजिबल एसेट होगा, यानी कि जो विंडोज होगी, वो आप अपने टेंजिबल एसेट के साथ रिकॉर्ड करेंगे एज पर I16। यानी कि एक लैपटॉप जो है वो इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ I16, इंक्लूडिंग दैट IS38 वाला पार्ट, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट। सही है जी। तो विंडो को हम अलग से सेपरेट नहीं करेंगे, उसके साथ ही रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये था हमारा रिकग्निशन क्राइटेरिया। इनिशियल रिकग्निशन कैसे होती है, आए देखते हैं। जब भी इनिशियली हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने एसेट को, तो उसमें दो चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट। कॉस्ट हमने ऊपर समझी क्या होती है, चाहे आप बना रहे हो
चाहे आप बना रहे हो चाहे आप परचेज कर रहे हो, वो आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट है। जैसे कि परचेज प्राइस, कॉस्ट में क्या क्या आती है? परचेज प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बट बिफोर कैश डिस्काउंट, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट बल्क डिस्काउंट या वो आ जाएगा, कैरेज इनवर्ट्स आ जाएंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाएगी, टेस्टिंग कॉस्ट आ जाएगी, नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटीज आ जाएंगे। ट्रेनिंग कॉस्ट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द एसेट, ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी पार्ट ऑफ द एसेट नहीं होती। क्यों नहीं होती ये बताता हूँ। ट्रेनिंग कॉस्ट जब पार्ट ऑफ द एसेट नहीं होती, हम उसको एक्सपेंस करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। रिलोकेशन कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज, अगेन ये भी एक्सपेंस आउट होती है। क्यों होती है ये भी बताता हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, और ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल एक प्लांट या इक्विपमेंट अपनी फैक्ट्री में लगवाया, सही है जी, प्लांट या इक्विपमेंट अपनी फैक्ट्री में लगवाया, और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, बल्कि आपने जो एसेट मंगाया था वो यूएसए से मंगाया था, और वो जो एसेट था बहुत ही, उसमें एआई की एप्लीकेशंस थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस थी। तो अब आपने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी सिखाने के लिए, वरना वो ऑपरेट कैसे करेंगे उस एसेट को। तो जो आपने ट्रेनिंग कराई अपने स्टाफ को, वो कैपिटलाइज करने से मना किया है आई16 ने। वो क्यों मना किया है? क्योंकि कल को स्टाफ छोड़ के चला गया, जिसको आपने सिखाया था वो छोड़ के चला गया, उसने फौरन जो है रेजिग्नेशन दे दिया। तो अब वो आपकी कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे तो एसेट तो ओवर स्टेट हो जाएगा। तो इसलिए ट्रेनिंग कॉस्ट को शामिल करने से मना किया गया। इसी तरह से रिलोकेशन कॉस्ट है, एसेट को आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हो, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जाते हो, कोई ट्रेवलिंग कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, तो वो भी मना है, क्योंकि वो आप करोगे तो आपका एसेट ओवर स्टेट हो जाएगा। दैट शुड बी योर एक्सपेंस एंड द पार्ट ऑफ द P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। सही है। ये हमारी थी कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो वो परचेज प्राइस की जगह पर आ जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट बल्क डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट आप जो है नहीं डिडक्ट कर सकते। ये आई16 ने बोला है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा। जो आई16 ने स्टैंडर्ड जो है आपका आई16 प्रॉपर्टी बनाने का, उसने बोला है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स आर लाइक अ बाइबल फॉर एन अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पर जो भी है उसने जो कहा है वो हमें करना पड़ता है, हम अपनी चला नहीं सकते। सही है जी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट नॉर्मली नॉर्मली जो इस तरह की होते हैं, फ्यूल एक्सप्लोरेशन हो गए, या फिर जैसे कि बिल्कुल फ्यूल एक्सप्लोरेशन हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पेट्रोल निकालना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यू आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड यू फाउंड सम, आपने जो है कुछ ऐसी फील्ड्स मिली जहाँ पर आपको पता चला कि जहाँ पर फ्यूल है, और आपको अंडरग्राउंड फ्यूल को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो फ्यूल एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं जो कि ये काम करती हैं, लेकिन जब वो डिगिंग करेंगी तो उनको वहां से जो मतलब खुदाई करेंगी या डिगिंग करेंगी, तो वहां से उनको लाइसेंस चाहिए होता है गवर्नमेंट से। ठीक है, और गवर्नमेंट नॉर्मली ये कहती है कि जब आप यहाँ से फ्यूल निकाल लेंगे, डिगिंग करके फ्यूल निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपको इसको वापस लैंडस्केप भी करना पड़ेगा, इस जगह को बंद भी करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो ये है कि गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि वो आपको जगह बंद करनी है, सेकेंडली दैट इज नॉट गुड फॉर योर फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो जितनी भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी इंटरेस्ट भी यहाँ पे आ जाता है। तो वो कम्युनिटी के लिए भी एक तरह से हेल्थ हेल्थ के लिए बुरी है। तो आपको वो जगह को भी बंद करना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा, डीकमिशनिंग करनी पड़ेगी, तो उस लैंड को जो बंद करना पड़ेगा खुदाई के बाद। तो क्योंकि फ्यूल में से आपको पता है कि फ्यूल्स निकलते हैं और वो हेल्थ के लिए सही नहीं होते। ठीक है, तो आपने उसको जब आप वहां से एक्सप्लोर करके जा रहे होंगे तो उस जगह को बंद करेंगे। दैट इज बेसिकली योर डिसमेंटलिंग और डीकमिशनिंग कॉस्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑफिस स्पेस लिया था, ठीक है, आपने एक रेंट पे जगह ली, ऑफिस आपको बिजनेस स्टार्ट करना था और आपने वो जगह रेंट पे ली, और वहां पर आपने क्या किया, केबिन्स बना दिए, मुख्तलिफ सिटिंग एरियाज बना दिए स्टाफ के लिए, और वो भी आपने टेम्पररी बेस पे बनाए। तो आपको जो लैंडलॉर्ड था जहाँ से आपने लैंड रेंट पे जगह ली थी, उसने बोला कि आप जब यहाँ से जाओगे, जब आप ये जगह छोड़ोगे रेंट से, तो आप इन जो केबिन्स को आपने बनाया है, इन जो आपने स्टाफ के सिटिंग प्लेसेस को बनाए हैं, डेस्क बनाई हैं, उनको आप वर्क प्लेसेस बनाए हैं, उनको आप रिमूव करके जाओगे, यानी कि डिसमेंटल करके जाओगे। तो जो आपकी कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 साल बाद आप इनकर करोगे ड्यू टू योर एसेट, ड्यू टू योर प्रॉपर्टी, ड्यू टू योर रेंटल प्रॉपर्टी, और ड्यू टू योर एक्सप्लोरेशन, जो आप 3 4 साल बाद 3 4 साल बाद
बेयर करोगे उसकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। तो इनिशियल रिकग्निशन के बाद कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट आ रही होती है। कॉस्ट में क्या आता है ये मैंने आपको बता दिया। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की मैंने आपको दो एग्जांपल दे दी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको मैं जो है अगर आप लाइव लेक्चर मेरे ले रहे हैं तो आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो वहां से आप जाके मुझसे तो इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू को भी हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं, कि जो कि फ्यूचर कॉस्ट होती है, इसको आज हम प्रेजेंट वैल्यू पे लाके डिस्काउंटिंग करके ऐड करते हैं और फिर हम उसको एसेट को अपने कैपिटलाइज करते हैं या फिर बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। तो यानी कि कॉस्ट एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट हम उसको कर रहे होते हैं। सो दिस वाज योर इनिशियल रिकग्निशन। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे। जब तक आप ये वीडियो देखें 2 से 3 बार देखें, क्योंकि ये दिस इज द बेसिक ऑफ योर IS16। आपको अगर यहाँ समझ में आएगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको बहुत बारीकी से देखना है। FSM लेवल पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। मैं आगे वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ इससे अगली। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। वीडियो को मैं यहाँ एंड करने जा रहा हूँ, और अगर आपके कोई भी क्यूरीज या कमेंट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियो को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।